चलो, कल की क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फीमेल का सेक्स ऑर्गन होगा ये, जिसको हम गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम की एक यूनिट कार्पेल है। ये कार्पेल होगा। कार्पेल में स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। देख पा रहे हो? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, थोड़ा छोटा बनाते हैं, एक मिनट। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था स्टिग्मा, स्टाइल और ये रही ओवरी। ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसमें उड़ता हुआ कौन आएगा? एक कौन आया था? पॉलन ग्रेन आया। अगर उड़ते हुए, हवा में उड़ते हुए आया तो क्या बोलेंगे इस घटना को? पॉलन ग्रेन के आने की घटना को एनीमोफिली के नाम चलेंगे। एयर से आया तो, वाटर से आया तो हाइड्रोफिली कहेंगे। अगर किसी इंसेक्ट के थ्रू आया तो इंटेमोफिली कहेंगे। कोई एनिमल्स लाया तो जूफिली कहेंगे। तो ये इस तरह किसी भी माध्यम से ये यहां तक पहुंच गया, इस घटना में वो पॉलिनेशन कहेंगे। मेल के पार्ट से उड़कर एंथर आपका वो सॉरी पॉलन ग्रेन फीमेल सेक्स ऑर्गन पर आकर बैठ गया, स्टिग्मा पर चिपक गया। पॉलिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? पॉलिनेशन होने के तुरंत बाद, जैसे ही पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होने के बाद स्टिग्मा में जो भी मॉइस्चर होगा, शुगर कंटेंट होगा, उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन इस शुगर कंटेंट को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए अंदर का कंटेंट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा पॉलन ग्रेन के अंदर का? और पॉलन ग्रेन के अंदर का कंटेंट बढ़ जाएगा तो बढ़ने की कोशिश होगी कि बाहर भागने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। लेकिन एक्जाइन उसको भागने नहीं देगी। इंटाइन बड़ा होना चाहेगा, अंदर वाली लेयर को इंटाइन कहते हैं। इंटाइन बड़ी होना चाहेगी, बट एक्जाइन उसको बड़े होने देगी कि नहीं देगी? रोक लेगी। लेकिन कोई ना कोई जगह ऐसी होगी जहां पर एक्जाइन नहीं पाई जाती, उस जगह को जर्म पोर कहते हैं। कौन सी जगह कहते हैं? जर्म पोर। और जर्म पोर से, जहां पर जर्म पोर होगा, वहां से इंटाइन निकलकर भागेगी कि नहीं भागेगी? और बाहर निकल आएगी। इस घटना को क्या बोलेंगे? इंटाइन बाहर आ गया, इसलिए इस घटना को क्या बोलेंगे? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन हो गया। और ये इंटाइन जो बाहर निकली, ये कहां घुस जाएगी? स्टिग्मा के अंदर घुस जाएगी। स्टिग्मा के अंदर कहां जाएगी? स्टाइल के अंदर घुस जाएगी। स्टाइल के अंदर जाते जाते कहां पहुंच जाएगी? स्टाइल से ओवरी के अंदर घुस जाएगी। इतनी बात पढ़ा था हमने। ओवरी के अंदर क्या होगा? ओवरी के अंदर ये क्या है? ओव्यूल है। और ओव्यूल में दो लेयर की क्या होते हैं? ये दो लेयर के इंट्यूगमेंट होते हैं, आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट है ये ओव्यूल्स के। और ये माइक्रोपाइल होल है। तो ओव्यूल्स के पास जाएगी। ओव्यूल के अंदर कहां से घुस सकती है? किसी भी होल तरफ से घुस सकती है। अगर सीधे घुस जाती चलाजल एंड से, चलाजोगेमी कहते। अगर बीच से घुसेगी तो मेजोगेमी कहेंगे। और अगर ये जो थे पॉलन ट्यूब जो है, ये पॉलन ट्यूब नीचे पोर से घुसती है, इस पोर से जाकर घुसती है, माइक्रोपाइलर एंड से घुसती है, इस घटना को पोरोगेमी के नाम से जानेंगे। इन तीनों में से कोई भी गेमी हो सकती है। तो ओव्यूल्स के अंदर ये कौन था? ओवरी है। और ओवरी के अंदर ये क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर घुस गई कि नहीं घुस गई? कौन घुस गई? ये कौन है लाल लाल ट्यूब जैसी? पॉलन ट्यूब है। पॉलन ट्यूब। तो ये पॉलन ट्यूब जो थी वो ओव्यूल के अंदर घुसी कि नहीं घुसी? कौन से पार्ट से घुसी? माइक्रोपाइलर एंड से घुसी। कौन से एंड से घुसी? अच्छा, इस ओव्यूल के अंदर ओव्यूल के अंदर क्या होगा? इस ओव्यूल के अंदर एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा कौन बैठा होगा? फीमेल गैमेटोफाइट बैठा होगा। इसका नाम क्या होगा? एम्ब्रियो सैक। कौन है ये नीला रंग का? एम्ब्रियो सैक है ये। एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल होंगी? ऊपर की ओर 3 सेल होंगी। इनका नाम एंटीपोडल सेल। बीच में 2 न्यूक्लियस होंगे, पोलर न्यूक्लियाई। नीचे की ओर 2 सिनर्जिड्स होंगे, ये सिनर्जिड्स हैं। और इसके ऊपर में एक कौन बैठी होगी? नन्ही सी प्यारी सी मुन्नी सी एग सेल। इस तरह 7 सेल 8 न्यूक्लियस होंगे। किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक में 7 सेल 8 न्यूक्लियस होंगे। अब ये जो अंदर घुसी है, ये पॉलन ट्यूब जो अंदर घुसी है, इसके अंदर कैसे घुसेगी? एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक के अंदर ये सिनर्जिड्स वाले पार्ट से घुसेगी पॉलन ट्यूब। जब पॉलन ट्यूब यहां से यहां आ रही थी तो इसके अंदर का मटेरियल भी आया होगा कि नहीं आया होगा? ये सारा मटेरियल भी इसके अंदर से आ गया होगा कि नहीं आया होगा? पॉलन के अंदर से यहां पे। और जब आया होगा तो इसमें कितनी सेल होंगी? यहां पर 2 सेल थी, पहले वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल।
इसमें से जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगी और 2 मेल गैमेट बना लेगी और एक वेजिटेटिव सेल होगा। तो यहां पर कौन कौन सेल है? 3 सेल दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी 3 सेल हैं? 1 वेजिटेटिव सेल होगी, 1 वेजिटेटिव सेल होगी, प्लस 2 मेल गैमेट होंगे। इतनी चीजें यहां पर भरी हुई होंगी। किसके अंदर भरी होंगी? पॉलन ट्यूब के अंदर। और पॉलन ट्यूब जैसे अंदर घुसेगी तो उसके अंदर से सारा चीज निकल कर अंदर घुस जाएगा कि नहीं घुस जाएगा? 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल अंदर घुसेगा कि नहीं घुसेगा? और अगर घुसेगा तो पहला जो मेल गैमेट घुसेगा, वेजिटेटिव सेल तो नष्ट हो जाएगी, टूट जाएगी रास्ते में। सिर्फ अंदर कौन घुस पाएगा? मेल गैमेट। पहला मेल गैमेट जैसे अंदर घुसेगा, ये पहला मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर लेगा और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने की घटना को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन कहेंगे, सिंगेमी कहेंगे। और पहली बार सिंगेमी हुई किसके किसके बीच में हुई? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में। और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? जाइगोट बना लेंगे। तो ये दोनों के मिलने से क्या बनेगा? इन दोनों के मिलने से बन जाएगा जाइगोट। फर्स्ट टाइम फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बन गया। जाइगोट और बड़ा होगा तो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बना लेगा। एम्ब्रियो बना लेगा। जाइगोट बड़ा होकर एम्ब्रियो बनाएगा। कोई दिक्कत? पहला वाला फर्टिलाइजेशन पढ़ लिए, सिंगेमी पढ़ लिए। दूसरा मेल गैमेट जो था वो अंदर जाएगा और किसको जाकर फ्यूज कर देगा? पोलर न्यूक्लियस को। हाँ, टू पोलर न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी क्या बोलते हो। सेकेंडरी न्यूक्लियस और टू पोलर न्यूक्लियस को फ्यूज कर देगा और ये तीनों मिल जाएंगे। इस घटना को ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं तो इस घटना को ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा? ट्रिपल फ्यूजन या सेकेंड टाइम फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं। क्या सेकेंड टाइम फर्टिलाइजेशन हो रहा है? और सेकेंड टाइम फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? पहले पेन बनेगा और पेन और बड़ा हो जाएगा तो क्या बनाएगा? पेन से क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा। कल पढ़ा चुके हैं, सब कुछ रिवीजन करा रहे हैं फास्ट में। तो पेन से एंडोस्पर्म बन जाएगा और इस घटना को ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी जानते थे। पूरी घटना क्या है? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन कहो या सेकेंड टाइम फर्टिलाइजेशन कहो। और ये क्या है? फर्स्ट टाइम फर्टिलाइजेशन है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। ये तो पहले फर्टिलाइजेशन से क्या बना और सेकंड फर्टिलाइजेशन से क्या बना देख सकते हो। कितने बार फर्टिलाइजेशन हुआ? 2 बार। इसलिए इस घटना को क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? इसलिए एंजियोस्पर्म प्लांट का स्पेशल कैरेक्टर क्या है जो किसी और प्लांट में नहीं होता? डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म प्लांट। अब ये एंडोस्पर्म 3 न्यूक्लियस से बना है, इसलिए पेन कैसा होगा? 3n होगा। याद रखना, एंडोस्पर्म कैसा होगा? 3n होगा। जाइगोट सिर्फ 2 न्यूक्लियस के मिलने से बना है, जाइगोट 2n होगा। एम्ब्रियो 2n होगा। और अंदर में ये जो भी है वो सब n थे। आपसे कोई पूछे एंटीपोडल सेल क्या थी? ये n थी, ये भी n थी, ये भी n थी, ये भी n था, 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 ये भी n था। सिनर्जिड्स कैसे होते हैं? एम्ब्रियो सैक पूरा का पूरा कैसा होता है? एक वर्ड में बोले तो एक वर्ड में बोले एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड? सब हैप्लॉइड है। पूरा एम्ब्रियो सैक ही हैप्लॉइड होता है। मेल गैमेटोफाइट में जितनी भी सेल हैं सारी की सारी 7 सेल, सातों की सातों सेल हैप्लॉइड है। मेल गैमेट भी हैप्लॉइड था। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड कौन है ये आपको अगर अच्छे से याद रहे तो एक क्वेश्चन आपका नीट में हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले क्वेश्चन जो कल हमने करवाए थे वो जरूर आते हैं। कोई आपसे पूछ ले सिनर्जिड्स में अगर 15 क्रोमोसोम है तो बताइए उसकी लीफ में कितने क्रोमोसोम होंगे? मैंगो के ट्री के सिनर्जिड्स में 30 होंगे, क्योंकि लीफ हमेशा डिप्लॉइड होगी। एंजियोस्पर्म प्लांट पूरा डिप्लॉइड होता है, लीफ, स्टेम, रूट सब कुछ डिप्लॉइड होगी। अगर n = 15 और 2n = कितना होगा? कितना होगा? 30 होगा। समझ गए? इतनी बातें समझ में आ गई क्या? यही था डबल फर्टिलाइजेशन, कल हमने पढ़ा दिया है आपको। सिंगेमी, डबल फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो जो है फ्यूचर का प्लांट है और ये जो आपका पेन है, एंडोस्पर्म है, वो उसका रिजर्व फूड है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या घटनाएं होंगी? सब कुछ मर जाएगा सिर्फ इन दोनों को छोड़कर।
सब मर जाएंगे। तो आपसे पूछा जाए आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन कौन सी घटनाएं होंगी, सब मर जाएंगे जितना का नाम लिखा हुआ है। आपका कोई पूछे फ्लावर का पेटल्स का क्या होगा, सेपल्स का क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स का क्या होगा, मतलब स्टेमेन का क्या होगा, क्या होगा, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम मर जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। तो आफ्टर पॉलिनेशन कौन कौन सी घटनाएं होंगी, तो रखना आफ्टर पॉलिनेशन आपके मैक्सिमम ऑर्गन डीजेनरेट हो जाएंगे। क्या क्या डीजेनरेट हो जाएगा बताइए, कैलिक्स, पूरा का पूरा कैलिक्स डीजेनरेट हो जाएगा, कोरोला डीजेनरेट हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं है, काम खत्म फर्टिलाइजेशन के बाद, कोरोला भी गया, ठीक है, फूल से गिर जाएगा। एंड्रोशियम का कोई काम है, स्टेमेन या एंड्रोशियम जो है, एंड्रोशियम का भी कोई काम नहीं, ये भी चला जाएगा। गाइनोशियम में स्टिग्मा का कोई काम नहीं रह गया, स्टाइल का कोई काम नहीं रह गया, स्टिग्मा स्टाइल बचेंगे, ये भी चले जाएंगे। स्टिग्मा, स्टाइल, इसका कोई काम नहीं है, सब डिजेनरेट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। इसके अंदर ये दो कौन सी सेल थी इम्ब्रियोसाइट के अंदर, सिनर्जिड्स, तो वो भी राम नाम से तो हो जाएगा, सिनर्जिड्स भी डिजेनरेट हो जाएगा, जिनका नाम लिख रहे हैं सब डिजेनरेट हो जाएंगे। एंटीपोडल सेल का क्या होगा, वो भी डिजेनरेट हो जाएंगी, एंटीपोडल सेल भी डिजेनरेट हो जाएंगी, जिनका भी नाम हमने अभी तक लिखा है वो सब के सब डिजेनरेट हो जाएंगे, आर डिजेनरेटेड, डिजेनरेटेड लिख सकते हो, ये वर्ड, ये लाइन लिख सकते हो, ये सबके सब डिजेनरेट हो जाएंगे, आर डिजेनरेटेड आफ्टर पॉलिनेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद इन सबका कोई काम नहीं है, ये सबके सब पॉलन ट्यूब भी चली जाएगी, पॉलन ट्यूब का नाम नहीं लिखा ना, लिख लो, पॉलन ट्यूब भी चली बसेगी, उसका भी कोई काम नहीं है, पॉलन ट्यूब भी गई, सबके सब चले जाएंगे। सोचो, डायग्राम का फोटो खींच लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम रफ कर रहे हैं सबको, जो डिग्रेड करना है उनको डिग्रेड कर देते हैं, सबको डिलीट कर देंगे, जितने ऑर्गन का कोई काम नहीं है उनको डिलीट करने वाले हैं। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, रफ करें। अब देखो जिनका काम नहीं है उनको डिलीट करते हैं। पॉलन ग्रेन का कोई काम है, नहीं है, पॉलन ग्रेन चल बसा। स्टिग्मा का कोई काम है, नहीं है, स्टिग्मा भी गया। स्टाइल का कोई काम है, स्टाइल भी गई, पॉलन ट्यूब भी गई, ठीक है। अब देखो बचा क्या क्या, अच्छा यहां से क्या गया, सिनर्जिड्स चला गया, सिनर्जिड्स का कोई काम है तो सिनर्जिड्स को हटा देते हैं, सिनर्जिड्स चला गया। यहां से एंटीपोडल सेल भी चली गई, देख पा रहे हो, यहां से पॉलन ट्यूब भी चली गई, जो पॉलन ट्यूब ये आई थी, पॉलन ट्यूब का भी कोई काम नहीं, इस पॉलन ट्यूब को भी हटा देते हैं हम। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? ये बात समझने में कोई दिक्कत अभी तक? अब बचा क्या क्या, जल्दी से बताइए आप। ओवरी बची है कि नहीं बची है? यस सर। ओवरी क्या बन जाएगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन? क्या बनेगी? फ्रूट बन जाएगी, तो ओवरी बन जाएगी, फ्रूट बन जाएगी। ओव्यूल्स बचा है कि नहीं बचा? ओव्यूल से क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा। और ओव्यूल्स के अंदर इंट्यूगमेंट है कि नहीं है? कितने इंट्यूगमेंट है? 2 इंट्यूगमेंट है। ये आउटर इंट्यूगमेंट क्या बन जाएगा? आउटर इंट्यूगमेंट क्या बन जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन? आउटर इंट्यूगमेंट बन जाएगा टेस्टा। क्या बन जाएगा? टेस्टा के नाम से जाना जाएगा। और इनर इंट्यूगमेंट को क्या कहेंगे? इनर इंट्यूगमेंट। पढ़ाइए, किसी को याद आ रहा हो तो। पढ़ा है आपने सब कुछ, ये सब कुछ हमने पढ़ाया था आपको मॉर्फोलॉजी पर चैप्टर में भी। हाँ, टेगमेंट सही आंसर है, टेगमेंट बन जाएगा। टेस्टा और टेगमेंट, आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट क्या बन जाएंगे? टेस्टा और टेगमेंट। और टेस्टा और टेगमेंट कवर की तरह है, इसको दोनों के एक साथ क्या कहेंगे? सीड में चाहो दोनों तरफ होंगे, सीड के बाहर में होंगे, इसलिए इनको सीड कोट के नाम से भी जानते हैं। सीड कोट, सीड के ऊपर कोट जैसा है ये दोनों। ओवरी क्या बन गई? ओवरी से क्या बन गया बच्चों? फ्रूट बन गया। और ओव्यूल्स के ऊपर ये जो पूरा का पूरा ओव्यूल्स क्या कहलाएगा? सीड कहलाएगा। और सीड में जो लेयर होगी बाहर में, आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट, वो क्या कहलाएंगे? सीड का कोट कहलाएंगे। अंदर में देखो ये 2 पोलर न्यूक्लियस थे और एक मेल गैमेट था, दोनों तीनों मिल गए तो क्या बन गया था? पेन। और पेन से क्या बन गया था?
आपसे कोई पूछे पोलर न्यूक्लियस से क्या बन जाएगा, पोलर न्यूक्लियस से क्या बन जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई जो था, पोलर न्यूक्लियाई से क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म बन जाएगा। वेरी गुड। और ये एग सेल से क्या बन जाएगा, एग सेल फ्यूज कर जाएगी। हाँ वेरी गुड। एग सेल मेल गैमेट से फ्यूज करेगी तो जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से इम्ब्रियो बन जाएगा। तो आपकी मर्जी, जाइगोट लिखोगे तो भी सही है, इम्ब्रियो लिखोगे तो भी सही है, दोनों सही है। यहां पर पेन लिखोगे तो भी सही है, इंडोस्पर्म लिखोगे तो भी सही है, दोनों ही सही है। पहले ये बना फिर वो बना। तो आपका इतना समझ में आ गया क्या, कौन क्या बन जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। डायग्राम समझ में आ गया, रफ कर सकते हैं क्या, तो किससे क्या बना लिख लो इसको भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन क्या बन गया। चल रुक जाओ, इसका इकट्ठा इधर लिख देते हैं, फिर इकट्ठा ले लेना एक बार में। ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने वाले इवेंट है, इसका हेडिंग डाल देते हैं इवेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इवेंट्स अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सर हाँ बोलो बच्चा, स्किन कट रही क्या। नहीं सर, जिम्नोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। नहीं, जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, एक ही बार फर्टिलाइजेशन होता है, सिर्फ जाइगोट बस बनने के लिए, इम्ब्रियो बनने के लिए। इंडोस्पर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है। यही कारण है कि जिम्नोस्पर्म प्लांट्स का इंडोस्पर्म ओनली हैप्लॉइड होता है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इसमें। क्यों, क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाता है उसका इंडोस्पर्म, और इंडोस्पर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, इसी कारण जिम्नोस्पर्म प्लांट्स का इंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। अच्छा एक चीज बताना भूल गए, माइक्रोपाइलर इंड का क्या होगा, माइक्रोपाइल जो छेद था उसका क्या होगा, वो सेम ऐसा का वैसा ही रहेगा। माइक्रोपाइल जो था, माइक्रोपाइल जो छेद था वो सीड में भी छेद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो सीड में भी माइक्रोपाइल छेद रहता है। एक छेद था सीड पे, सीड में एक पोर होता है जिसे हम माइक्रोपाइल पोर कहते हैं। तो माइक्रोपाइल पोर सीड में रहेगा कि नहीं रहेगा, छोटा सा छेद। यही वो छेद है जिससे पानी सीड के अंदर जाता। याद रखिएगा कि अगर सीड को आप पानी में डालोगे तो सीड की चारों तरफ क्या है, सीड कोट है कि नहीं, सीड की चारों तरफ। और सीड कोट वाटर के लिए परमिएबल होता है कि इम्परमिएबल होता है, इम्परमिएबल है। पानी कभी भी सीड कोट से अंदर घुस सकता है क्या, नहीं घुस सकता। सीड कोट वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, तो पानी अंदर जाएगा कैसे, चने का दाना पानी में डालेंगे तो सीड कोट से तो नहीं जाएगा। तो माइक्रोपाइल नाम का जो छेद है वहीं से पानी अंदर घुसेगा और सीड को जर्मिनेशन करेगा। अगर उस छेद को जाम कर दोगे तो सीड जर्मिनेट हो पाएगा क्या, अगर हम उसमें फेविक्विक लगा दे, फेविकोल लगा दे उस छेद में, सीड जर्मिनेट हो पाएगा क्या, नहीं होगा। समझ गए। इस तरह आपका ये इवेंट्स फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली सारी घटनाएं थी। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। एक वर्ड सुन लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लेना। डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी पहली बार किस साइंटिस्ट ने की थी, नाव सचिन नाम के साइंटिस्ट थे, नावा सचिन। स्पेलिंग लिखे थे NAWA, नावा, NAWA, नावा, SCHIN। नावा सचिन नाम का एक इंसान था कोई, उसने डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी की थी। याद रखना, कोई पूछ ले तो, वैसे कभी आएगा नहीं बट आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए। सर वो नाम कोई दिक्कत, नो सर। NAWASCHIN, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, रफ कर लो, दिमाग में बस सुन के रखना चाहिए एक बार बस। अगर आपसे कोई पूछे आफ्टर फर्टिलाइजेशन कितने न्यूक्लियस होंगे, क्या रखना, 2 पोलर न्यूक्लियस, 1 एग सेल और 2 मेल गैमेट, टोटल 5 न्यूक्लियस होते हैं। एम्ब्रियो सैक में आफ्टर फर्टिलाइजेशन कितने न्यूक्लियस होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाए तो। बिफोर फर्टिलाइजेशन तो 7-8 न्यूक्लियस थे, फर्टिलाइजेशन के पहले कितने थे, 8 न्यूक्लियस थे। फर्टिलाइजेशन के बाद कितने न्यूक्लियस होते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, तो बताइए। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे, बढ़ेंगे घटेंगे, घट जाएंगे।
8 थे, 8 में 2 न्यूक्लियस और बढ़ेंगे, वैसे तो बढ़ते हैं, 2 मेल गैमेट के न्यूक्लियस घुसे हैं, 10 न्यूक्लियस होने चाहिए था, लेकिन बहुत सारे डिजेनरेट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? कौन कौन से डिजेनरेट हो जाएंगे? एंटीपोलर सेल के 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, सिनर्जिड्स के 2 डिजेनरेट हो जाएंगे, सिनर्जिड्स तो 5 डिजेनरेट हो जाएंगे, सिर्फ 5 बचेंगे कौन कौन से बताइए? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सुनना, डबल फर्टिलाइजेशन, अच्छा ये क्वेश्चन है, देयर आर 5 न्यूक्लियस एंड 3 गैमेट पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन। ये नीट का आने लाइन है, या नोट डाउन कर लो। रिपीट कर रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन में कितनी सेल और कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं? आंसर दे सकते हो? 3 सेल्स एंड 5 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं इस घटना में, याद रखिएगा। पार्टिसिपेटेड इन डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट। आपसे कोई पूछे डबल फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स में कितनी सेल और कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखना 3 सेल और 3 सेल बोलना है, 3 गैमेट भी बोल सकते हो, इसको 3 गैमेट्स भी बोल सकते हो, 3 गैमेट्स, सेल भी सही था, 3 गैमेट्स और 5 न्यूक्लियस इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई बता सकता है उस 3 सेल का नाम? वो 3 सेल कौन कौन, 3 गैमेट का नाम? 2 मेल गैमेट हैं, 3 गैमेट का नाम बताइए। 2 मेल गैमेट होगा, प्लस एक एग सेल होगी, 1 एग सेल, ये 3 गैमेट है। इन 5 न्यूक्लियस के नाम कोई बता सकता है? कौन कौन से 5 न्यूक्लियस नाम बता सकते हो कोई? 5 न्यूक्लियस के नाम। 2 पोलर न्यूक्लियस, 2 पोलर न्यूक्लियस, 2 मेल गैमेट के न्यूक्लियस, 2 मेल गैमेट के न्यूक्लियस and 1 egg cell. 1 egg cell. और 1 एग सेल का न्यूक्लियस। इतने न्यूक्लियस हैं ये, गिन लो कितने हुए? 2 2 1 5 न्यूक्लियस और 3 सेल ऐसी हैं जो डबल फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट की। सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल डबल फर्टिलाइजेशन के में डिजेनरेट हो जाती हैं, इसलिए सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल हट जाएंगी। किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, सर नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बोलो। सर वो आपने अभी बताया था ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक कंटेन 5 न्यूक्लियस, वो फिर से बताइए ना। लिखा तो है बच्चा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन कितनी न्यूक्लियस कितनी सेल बचेंगी एम्ब्रियो सैक में? 3 गैमेट्स और 3 सेल बोल सकते हो, 3 सेल दिखेंगी और 5 न्यूक्लियस होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में। 3 सेल कौन कौन सी होंगी? 2 मेल गैमेट और 1 फीमेल गैमेट फ्यूज होगा, तो 3 गैमेट हो गए। और न्यूक्लियस की बात करें तो 8 ऐसे 5 न्यूक्लियस होंगे, कौन कौन से? 2 पोलर न्यूक्लियस, 2 मेल गैमेट के न्यूक्लियस और 1 फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस, इससे 5 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेगा। यही हमने कहा था, ये लाइन। यस सर। चलो अगली बात करते हैं। इसलिए आपके इसके अंदर एक एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने सीड बनेंगे बताइए जल्दी से। चलो अगली बात बताते हैं, एक बार अभी बताते हैं। पॉली इम्ब्रियोनी एक प्रोसेस होती है, इसको बताते हैं, थोड़ा सा सुनना। एक और चीज पढ़ा देते हैं, कॉन्सेप्ट और पढ़ाते हैं, पॉली इम्ब्रियोनी। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉली इम्ब्रियोनी, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। आपसे कोई पूछे व्हाट इज पॉली इम्ब्रियोनी, बॉक्स में डाल देते हैं इसको, जिससे कंफ्यूजन ना हो कौन किसका था। पॉली इम्ब्रियोनी पढ़ने जा रहे हैं। पॉली मतलब, पॉली वर्ड का मतलब मेनी, इम्ब्रियोनी मतलब इम्ब्रियो, इम्ब्रियोनी मतलब इम्ब्रियो। बहुत सारे इम्ब्रियो होंगे किसके अंदर?
अगर एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो होंगे, इस घटना को क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी। जनरली एक सीड के अंदर कितने एम्ब्रियो होते हैं? वन सीड के अंदर 1 वन। तो रिपीट कर रहे हैं, देखो लिख रहे हैं यहां पर, जनरली only one embryo occur in one seed। जनरली एक सेल सीड के अंदर कितने एम्ब्रियो होंगे? एक सीड के अंदर सिर्फ एक ही एम्ब्रियो होता है नॉर्मली, बट इन सम प्लांट, कुछ पेड़ों में ऐसा होगा, बट इन सम प्लांट्स many embryo या more than one embryo, many embryo are present inside a seed, then this process is known as क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? पॉलीएम्ब्रियोनी के नाम से जानेंगे इस प्रोसेस को, पॉलीएम्ब्रियोनी के नाम से जानेंगे। पॉलीएम्ब्रियोनी जनरली किस प्लांट में देखने मिलता है? तो आपको पॉलीएम्ब्रियोनी की घटना, एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस किस में देखने मिलती है? ये ज्यादातर आपके जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में देखने मिलती है। इसका एग्जांपल पूछा जाए, पॉलीएम्ब्रियोनी का एग्जांपल कौन कौन है? तो एग्जांपल ध्यान से सुनना, एग्जांपल जिस प्लांट में ऐसा होता हो पॉलीएम्ब्रियोनी, पहला है जिम्नोस्पर्म प्लांट। जितने भी जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट में ऐसा होता है, जिम्नोस्पर्म प्लांट में। और कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट में भी ऐसा होता है, जैसे एग्जांपल तौर पे ऑरेंज के प्लांट में। कभी ऑरेंज खाए हो? ऑरेंज सिटी के आसपास ही रहते हो आप लोग, नागपुर के पास में, तो ऑरेंज खाए ही होगे। ऑरेंज के सीड को फाड़ कर देखना, एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो निकल आता है। आपने देखा हो कि नहीं देखा पता नहीं, निकाल कर देखना छील कर। लेमन का दाना तो मिल ही जाएगा, सबके जगह मिलता है लेमन, तो सबने देखा ही होगा, खाया ही होगा। ऑरेंज में, लेमन में इनके सीड को कभी फाड़ कर देखना, इनके सीड को फाड़ कर देखोगे एक से ज्यादा एम्ब्रियो भी दिख जाएगा आपको। इसका मतलब कि वो एक से ज्यादा एम्ब्रियो, मतलब कौन सी घटना है? पॉलीएम्ब्रियोनी है। कौन सी प्रोसेस कहलाएगी ये? पॉलीएम्ब्रियोनी। कोई दिक्कत? पॉलीएम्ब्रियोनी दो तरह से हो सकती है। अगर अपने आप हुई तो इसको कहेंगे स्पॉन्टेनियस, नेचुरल हुई तो। अगर हमने करवाई तो इसको कहेंगे आर्टिफिशियली करवाई तो इंड्यूस्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो नेचुरल पॉलीएम्ब्रियोनी भी होती है और इंड्यूस्ड पॉलीएम्ब्रियोनी भी होती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चों? सर। बहुत अच्छी बात है। अब आपकी पॉलीएम्ब्रियोनी क्यों होती है, और इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वो भी सुन लो। क्लीवेज ऑफ जाइगोट, जाइगोट में क्लीवेज हो गया, जाइगोट के दो टुकड़े हो गए। एक जाइगोट में क्लीवेज हो गया तो एक जाइगोट के दो टुकड़े हो गए। तो इससे कितने एम्ब्रियो बनेंगे? एक जाइगोट से एक एम्ब्रियो बनता था, तो दो जाइगोट दो टुकड़े हो गए, तो दो टुकड़ों से दो एम्ब्रियो बनेगा, दो एम्ब्रियो। अब 1 घंटा लगेगा, अभी तो शुरू किया, अभी स्टार्ट किया। हाँ, इतनी बात समझ में आई? जाइगोट में अगर क्लीवेज हो गया, अगर जाइगोट में क्लीवेज हो गया, टुकड़े हो गए, जाइगोट के बडिंग हो गई, जाइगोट का बडिंग होने से जाइगोट के दो टुकड़े हो जाएंगे और हर टुकड़े से एम्ब्रियो बन जाएगा। इसमें कितने एम्ब्रियो बनेंगे? ह्यूमन में भी ऐसा होता है। आपने सुना होगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस, नाम सुना है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है? जाइगोट के अगर टुकड़े हो गए और दो टुकड़े हो गए, जाइगोट स्टेज में अगर किसी भी कारण से क्लीवेज हो गया वहां पर, तो हर टुकड़े से एक एक एम्ब्रियो बनेगा और हर टुकड़े से एक बच्चा बनेगा, दो बच्चे बन जाएंगे, ट्विंस पैदा हो जाएंगे। कहते हैं ना मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं उनको, एक ही जाइगोट से दो ट्विंस बने हैं।
तो ऐसा ही यहां पर मोनोजाइगोटिक वाला हिस्सा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लीवेज ऑफ जाइगोट हो सकता है कि नहीं हो सकता, और क्लीवेज ऑफ जाइगोट की वजह से पॉलीइम्ब्रियोनी होगी कि नहीं होगी, आंसर यस या नो में दीजिए। तो कॉज पूछते हैं किस किस कारण से पॉलीइम्ब्रियोनी होती है, कॉज ऑफ पॉलीइम्ब्रियोनी। पहला है क्लीवेज ऑन जाइगोट, जाइगोट में अगर क्लीवेज हो गया तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, पॉलीइम्ब्रियोनी होगी, बडिंग भी बोल सकते हो इसको। बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ सिनर्जिड्स, अगर सिनर्जिड्स भी फर्टिलाइजेशन कर ले तो, सिनर्जिड्स जनरली फर्टिलाइजेशन करते हैं क्या, नहीं करते, डिजेनरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर मेल गैमेट जाकर उसको भी फर्टिलाइज कर दे, सिनर्जिड्स को भी फर्टिलाइज कर दे, तो दूसरा कारण क्या है पॉलीइम्ब्रियोनी होने का, दूसरा कारण बताइए, फर्टिलाइजेशन ऑफ सिनर्जिड्स, फर्टिलाइजेशन ऑफ सिनर्जिड्स दूसरा कारण है। तीसरा कारण पूछा जाए और क्या कारण है जिसकी, फर्टिलाइजेशन ऑफ एंटीपोडल सेल, अगर एंटीपोडल सेल में भी फर्टिलाइजेशन हो गया तो भी पॉलीइम्ब्रियोनी हो सकती कि नहीं हो सकती, तो तीसरा कारण है फर्टिलाइजेशन ऑफ एंटीपोडल सेल। इस बात को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीन कारण है जिसकी वजह से पॉलीइम्ब्रियोनी कभी कभी कुछ प्लांट में हो जाती है, जनरली पॉलीइम्ब्रियोनी नहीं होती, हर प्लांट में एक ही एम्ब्रियो फर्टिलाइज करता है, मतलब ओनली एग सेल फर्टिलाइज करती है, और एग सेल के फर्टिलाइजेशन से ओनली और ओनली क्या बनता है, सिर्फ एक सेल फर्टिलाइज करती है और उससे सिर्फ क्या बनता है, एक ही एम्ब्रियो बनता है। लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट्स में क्या होता है, आपके जाइगोट का क्लीवेज हो जाता है कुछ में, या फिर एंटीपोडल सेल फर्टिलाइज हो जाती है, या फिर सिनर्जिड्स फर्टिलाइज हो जाते हैं, जिनकी वजह से एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनता है। अच्छे से लेना फोटो पूरे बोर्ड का, लिया पूरा बोर्ड आया अच्छे से, क्लियर दिख रहा है, डाल दो ग्रुप पे, देख लेगा बच्चा लोग। देखो ग्रुप पे मैं आपके स्क्रीनशॉट आ गया होगा, देखो आपके ग्रुप पर स्क्रीनशॉट आ गया होगा, या आप खुद भी ले सकते हो, हमने स्क्रीनशॉट कर दी है, खुद भी ले सकते हो, या स्क्रीन आपके स्क्रीन आ ही गया होगा तो देख लीजिए, आपकी पूरी स्क्रीन पे सब कुछ लिखा हुआ है, पॉलीइम्ब्रियोनी क्या होता है, क्यों होता है, और किस प्लांट में होता है। तीन चीज लिखी है हमने, किस प्लांट में होता है, जिम्नोस्पर्म प्लांट में, ऑरेंज में और लेमन में। क्यों होता है, इन कारणों से होता है। कोई दिक्कत? और पॉलीइम्ब्रियोनी में एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर होंगे इसके अंदर, खत्म हो गया, पॉलीइम्ब्रियोनी भी आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे ही आपका जाइगोट जो है डेवलप कर एम्ब्रियो बनाता है, तो कैसे बनाता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस पढ़ेंगे। तो याद करिए, जाइगोट से एम्ब्रियो जो बनता है वो मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट में थोड़ा बहुत डिफरेंट है बनाने की प्रोसेस। तो अब अगला हेडिंग डाल रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इन द डाइकॉट प्लांट। डाइकॉट प्लांट के केस में पढ़ रहे हैं, रफ करें इसको। डाइकॉट प्लांट में डाइकॉट प्लांट में की बात कर रहे हैं, डाइकॉट प्लांट में कैसे क्या होगा, एम्ब्रियो कैसे बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो जो बनना है वो प्रोसेस कैसे होगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम आपको जितना भी समझा रहे हैं आप समझते जा रहे होंगे, नोट डाउन करते जा रहे होंगे कॉपी पे होपफुली। अब इसके बाद अब आपका काम क्या है, एनसीईआरटी बुक उठाइए, पूरी रीडिंग करिए और उसी से रिवीजन करिए। जितना भी एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं वो आपको सिर्फ एक वन टाइम के लिए था, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आपको मेनली आएंगे एनसीईआरटी के अंदर की लाइन से ही, तो जितना एक्स्ट्रा पढ़ा दे वो भूल जाना, कोई टेंशन नहीं है। एक्स्ट्रा पढ़ाकर आपको नुकसान ना होगा, इसलिए एक बार पढ़ाया गया है, बार बार रिवीजन करने के लिए बार बार एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। रिवीजन आप एनसीईआरटी से ही करिए। जैसे भी हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ाएंगे ना, हम आपको हर एक स्टेज पढ़ाएंगे, लेकिन आपकी बुक में स्किप कर करके लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बाद में सुन लो, लेकिन पूरा क्या पढ़ रहे हैं, हेडिंग क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट प्लांट। कौन से प्लांट के लिए पढ़ रहे हैं आप,
डाइकॉट प्लांट में एम्ब्रियो कैसे बनता है, जाइगोट्स के फर्टिलाइजेशन से, सॉरी जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है। तो पहली बात याद रखना कि डाइकॉट प्लांट में सबसे पहले क्या होगा, एग सेल होगी। एग सेल को अगर कौन फर्टिलाइज कर देगा, कौन किया फर्टिलाइज, मेल गैमेट। कैसे कैसे बनेगा, मेल गैमेट ने फर्टिलाइज कर दिया। एग सेल और मेल गैमेट फर्टिलाइज कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट बन जाएगा। तो लिख देते हैं जाइगोट बन गया हमारा। अब जाइगोट से एम्ब्रियो बनना है धीरे धीरे। जाइगोट तो बन गया। जाइगोट में कितनी सेल होती है हमेशा, एक सेल या दो सेल या मेनी सेल, 2। ओनली वन सेल होती है, याद रखना। जाइगोट हमेशा यूनिसेलुलर होता है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आने लायक है। जाइगोट हमेशा यूनिसेलुलर होता है, याद रखिएगा। स्पर्म आपका एक सेल है, ओवा एक सेल है, स्पर्म ओवा मिल जाएंगे तो उससे दो सेल के मिलने से एक बनता है जाइगोट। तो बताइए जाइगोट में कितनी सेल है, स्पर्म में एक थी, ओवा में एक थी, दोनों मिल गई तो जाइगोट में कितनी होगी, दो या एक सेल। 1 + 1 = 1 भी होता है कभी कभी, यही है एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछे, आटा की एक लोई है मेरे पास, आटा की दूसरी लोई है मेरे पास, दोनों मिला देंगे कितनी लोई आटा हो जाएगा, 1 + 1 = 1। 1 भी होता है, हमेशा 2 नहीं होता। समझ गए। तो आप याद रखिएगा हमेशा 1 + 1 2 नहीं होता। पानी की एक छोटी सी बूंद है, पानी की दूसरी छोटी सी बूंद है, दोनों मिला देंगे पानी की कितनी बूंद हो जाएगी, पानी की एक बड़ी बूंद बन जाएगी। एक। ठीक है ना। तो वैसे ही हालत है, स्पर्म हैप्लॉइड सेल है, ओवा हैप्लॉइड सेल है, दोनों मिल जाते हैं तो जाइगोट नाम की डिप्लॉइड सेल बनती है। ये भी एक ही सेल होती है, याद रखिएगा, कभी गलती मत करना। जाइगोट हमेशा यूनिसेलुलर होता है। और इस जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है, तो पहला काम है, जाइगोट रेस्टिंग फेज में पहले आराम से सोएगा, बन गया, स्पर्म ओवा फ्यूज करके बना, पहले आराम से सोएगा। सोएगा मतलब कौन से फेज में होगा, तो जाइगोट सबसे पहला काम है, जाइगोट क्या करेगा, रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा, आराम से सोएगा, रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा, सोता रहेगा, बढ़िया मस्त सोएगा नींद में। सो लिया, कब तक सोता रहेगा, जब तक सब खाना वाना उसका रेडी ना हो जाए। खाना बन रहा है अभी, कैसे बन रहा है खाना बताओ। जाइगोट जब बना था उसी समय एक और चीज बनी थी, याद करो, सेकंड फर्टिलाइजेशन से पेन बना था। पेन, बगल में क्या बना था, पेन बना था कि नहीं बना था, यस बना था। जब तक पेन से इंडोस्पर्म नहीं बन जाता, जब तक पेन से इंडोस्पर्म नहीं बन जाता, तब तक कौन सोता रहेगा, जाइगोट रेस्टिंग स्टेज में पड़ा रहेगा। जैसे ही इंडोस्पर्म रेडी हो गया, इंडोस्पर्म बन गया, तो अब जाइगोट क्या करेगा, खाना खाएगा, सो लिया, नींद पूरी हो गई, अब क्या करेगा, इट टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म से अब क्या ले लेगा, इंडोस्पर्म से क्या लेगा ये जाइगोट, न्यूट्रिशन लेगा। कौन किससे लेगा न्यूट्रिशन, जाइगोट लेगा, किससे लेगा, इंडोस्पर्म से। और अब खाना भी खा लिया, सो भी लिया और खाना भी खा लिया, अब काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या काम करेगा, डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन करेगा। कौन सी सेल डिवीजन होगी, माइटोसिस होगी कि मियोसिस होगी, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस होगी, यहां पर सेल डिवीजन करेगा, इंक्रीज करेगा, साइज में इंक्रीज करेगा पहले, और साइज में पहले भी सेल डिवीजन भी नहीं करेगा, पहला काम क्या करेगा, इंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेगा, अपनी साइज बढ़ाएगा पहले, इंक्रीज इन साइज, एंड देन आफ्टर अ लेयर सिक्रीट इटसेल्फ, अपने साथ एक लेयर बना लेगा। रिपीट कर रहे, खाना खाएगा, खाना खाने के बाद क्या करेगा, जाइगोट, देखो ये जाइगोट था ना, अभी लेयर नहीं बनाते हैं, पहले जाइगोट था, इसने न्यूट्रिशन भी खा लिया, सो भी लिया, रेस्ट भी कर लिया। रेस्ट करने के बाद जाइगोट क्या बनाएगा अपने चारों तरफ, जाइगोट साइज में बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा, अपने चारों तरफ कई लेयर बना लेगा कि नहीं बना लेगा, अपने चारों तरफ कुछ लेयर सिक्रीट कर लेगा। ये देखो लेयर सिक्रीट कर दी जाइगोट ने, साइज में बड़ा भी हो गया, क्या क्या हो गया, इंक्रीज इन साइज, पहली घटना क्या हुई, इंक्रीज इन साइज, साइज में बड़ा हुआ, एंड सिक्रीट फ्यू लेयर, अपने चारों तरफ कुछ लेयर बना लेगा। और इस स्टेज को क्या कहेंगे, अब कौन सी स्टेज में चला गया ये,
जाइगोट कौन से स्टेज में चला गया? अब इसे जाइगोट ना बोलकर इसे क्या बोलेंगे? इसे ऊ स्पोर के नाम से जानेंगे। कौन सा स्पोर है ये? ऊ स्पोर के नाम से जानेंगे। याद रखना, कौन सा स्पोर कहेंगे? ऊ स्पोर बन गया। अपनी चारों तरफ लेयर बना लिया और साइज में बड़ा हो गया, इसलिए इसको ऊ स्पोर के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत है? अब ऊ स्पोर में पहली बार फर्स्ट टाइम सेल डिवीजन होगा। ऊ स्पोर में क्या होगा? फर्स्ट सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस करेगा या मियोसिस? पूरी घटना में माइटोसिस ही होना है, मियोसिस कहीं नहीं होगा। माइटोसिस ही होगा, याद रखना, सब जगह माइटोसिस होगा। तो पहली बार सेल डिवीजन करेगा। कौन सा सेल डिवीजन करेगा? ट्रांसवर्स या वर्टिकल? ट्रांसवर्स सेल डिवीजन करेगा। तो फर्स्ट सेल डिवीजन अकर, और वो भी कैसा होगा? ट्रांसवर्स होगा। ट्रांसवर्स सेल डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स का मतलब बताना, सोच का आंसर देना। ये जाइगोट है। ट्रांसवर्स का मतलब ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट। ट्रांसवर्स का मतलब लेफ्ट टू राइट, सही आंसर है। समझ जाओ, ट्रांसवर्स। अपना याद रखना, आपके मुंह का कटाव जो है ट्रांसवर्स है। ये देखो ऐसा कटा हुआ है मुंह मेरा, ये कटा हुआ है। ये ऐसे नहीं कटा मेरा मुंह, ऐसे कटा है। ट्रांसवर्स का मतलब ऐसा, जैसा आपका मुंह कटा हुआ है। तो इसको ट्रांसवर्स काटना मतलब कैसे काटेंगे? कितनी सेल हो जाएंगी इससे काट देंगे तो? 2। कितनी सेल हो जाएंगी? 2 सेल हो जाएंगी। तो ट्रांसवर्स सेल डिवीजन करेगा और 2 सेल बना लेगा कि नहीं बना लेगा? बनेगी कि नहीं बनेगी? जल्दी से। ट्रांसवर्स सेल डिवीजन से कितनी सेल बन जाएंगी? 2 सेल बन जाएंगे। एक सेल ऊपर होगी और एक सेल की अगल बगल होंगी। अगल बगल होंगी या ऊपर नीचे होंगी? ट्रांसवर्स सेल डिवीजन हुआ तो ऊपर नीचे होंगी। एक सेल ऊपर होगी और एक सेल नीचे होगी। नीचे की ओर जो सेल होगी उस सेल को कहेंगे, जो नीचे की ओर सेल होगी उसको बेसल सेल कहेंगे या सस्पेंसर सेल कहेंगे। और जो सेल ऊपर की ओर होगी उस सेल का नाम क्या होगा? उस सेल का नाम होगा एपिकल सेल या टर्मिनल सेल। रिपीट कर रहे हैं, सेल डिवीजन के बाद 2 सेल बनी। एक सेल ऊपर की ओर थी और एक सेल नीचे की ओर थी। सिर्फ 2 सेल बन गई। कोई दिक्कत? ऊपर वाली सेल को किस नाम से जानेंगे और नीचे वाली सेल को किस नाम से जानेंगे? नीचे वाली सेल को बोलेंगे बेसल सेल। बेस की ओर बनी है इसलिए बेसल सेल बोलेंगे। बेस में बनी है, नीचे की ओर बनी है। नीचे बेस होता ना, तो नीचे की ओर बनी है इसलिए इसको बेसल सेल बोलेंगे या सस्पेंसर सेल के नाम से जानेंगे। सस्पेंसर भी बोलते हैं इसे, सस्पेंसर सेल के नाम से जानते हैं। ऊपर की ओर जो सेल बनेगी, ऊपर की ओर टर्मिनल एंड है, लास्ट का पोर्शन, इसे टर्मिनल सेल के नाम से भी जानेंगे इसे, या इससे हम एपिकल सेल के नाम से जानेंगे। ऊपर की ओर बनी इसलिए एपिकल बोल सकते हो इसको, एपिकल सेल या टर्मिनल सेल, दोनों सेम चीज है। कोई दिक्कत है क्या? अभी कितने सेल बनी? जाइगोट एक सेल था, अब कितनी सेल हुई? 1 से 2 सेल बन गई। पहली स्टेज, पहली बार सेल डिवीजन हुआ और 2 सेल बनी। ऊपर की ओर जो सेल बनी उसे एपिकल सेल, नीचे की ओर जो सेल बनी उसे बेसल सेल के नाम से जानेंगे, सस्पेंसर सेल बोलेंगे। ऊपर की जो बनेगी उसे एपिकल या टर्मिनल सेल के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत क्या? अगर इंड वाइज बात करेंगे तो कौन से इंड की ओर बनेगी? कौन ऊपर नीचे? अगर हमको समझ में नहीं आता है, ऊपर नीचे तो नहीं चलता साइंस में। एक होता है माइक्रोपाइलर एंड और एक होता है चलाजल एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड की ओर कौन होगी? माइक्रोपाइलर एंड की ओर कौन होगी? छेद के पास। याद करो माइक्रोपाइल कैसा था? बेसल सेल माइक्रोपाइल के पास में होगी और चलाजल एंड के पास, चलाजल एंड के पास अपाइकल सेल। वेरी गुड, सही आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे। अब ध्यान से सुनना, जल्दीबाजी मत करना, गलत मत करना। अब ध्यान सुनना, अब आपका दोनों सेल फिर से सेल डिवीजन करेंगी। ये दोनों सेल फिर डिवाइड होगी दोबारा से, दूसरी बार सेल डिवीजन होना है। लेकिन याद रखना कि आपकी बेसल सेल में कौन सा सेल डिवीजन होगा? ट्रांसवर्स सेल डिवीजन होगा। और एपिकल सेल में वर्टिकल सेल डिवीजन होगा। तो कौन सा शेप बनेगा? शेप बताओ, ए से लेके जेड तक एबीसीडी देखो और शेप बताओ कौन सेल बनेगा। ये करेगी वर्टिकल और ये करेगी ट्रांसवर्स। कर दो, एल। देखो हम
इसको वर्टिकल करोगे, वर्टिकल मतलब ऐसे काटना, यहां से काटोगे, मतलब एक सेल ये बनेगी और एक सेल उसके बगल में बनेगी, देख पा रहे हो, ये दो सेल बन गई। और नीचे वाली सेल कैसी बनेगी, नीचे वाली सेल कैसे कटेगी, ट्रांसवर्सली कटेगी, ट्रांसवर्स काटो, कौन सा शेप बन गया देखो, नहीं अभी बना नहीं है ढंग से, लोग और चीज बनाते हैं, ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, कौन सा शेप आ रहा है, टी शेप, टी शेप सेल आया, टी शेप का सेल बना कि नहीं बना, कितनी सेल है अभी, 4 सेल है, इसलिए क्वाड्रेंट स्टेज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इसे क्वाड्रेंट स्टेज बनेगी। यस सर। तो क्या बोलेंगे इसके आगे, क्या लिखेंगे बताओ बच्चों, सेकंड सेल डिवीजन होगा यहां पर, या सेकंड नहीं बोलते हैं, जैसे लिखते हैं एपिकल सेल में कौन सा सेल डिवीजन होगा, एपिकल सेल डिवाइड, कौन से तरह से डिवाइड करेगी, वर्टिकल या ट्रांसवर्स, एपिकल सेल डिवाइड वर्टिकली, एंड बेसल सेल डिवाइड, वेसल सेल डिवाइड ट्रांसवर्सली। तो क्या बन जाएगा, इधर जगह नहीं है इसलिए इधर जा रहे हैं हम, आपको एरो बनाकर इधर आ जाते हैं, तो कौन सा शेप बन जाएगा, एक सेल ऐसी आएगी आपकी, एक सेल ऐसी आएगी आपकी, और नीचे में एक सेल ऐसी आएगी और एक सेल ऐसी आएगी, 4 सेल वाली स्टेज बन गई। इस सेल का नाम क्वाड्रेंट स्टेज कहेंगे कि नहीं कहेंगे, 4 सेल है तो क्वाड्रेंट, QUA, क्वाड्रेंट स्टेज, इस स्टेज का नाम लिख लो क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट स्टेज बन गया। कितनी सेल है यहाँ पे क्वाड्रेंट स्टेज में, 4 सेल हैं, इसलिए इसे क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। और कौन सा शेप बना लिया इसने, टी शेप का फॉर्मेशन करेगा, टी शेप का एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है कि नहीं है पहले बताओ, किस शेप का एम्ब्रियो है, अभी टी शेप का एम्ब्रियो है, क्वाड्रेंट स्टेज तक पढ़ डाले, 4 सेल स्टेज तक पढ़ डाले। अब आगे जाकर फिर सेल डिवीजन होगा, सस्पेंसर सेल में 2 सस्पेंसर सेल जो है नीचे की ओर जो सेल है, ये दोनों सेल फिर डिवाइड करेंगी, और डिवाइड करेंगी 2 से 3 बार डिवाइड करेंगी, और 6 से लंबा, 6 से लेकर के 10 सेल तक की बड़ी सी एक चैन बना लेंगी, 2-3 बार डिवाइड कर जाएंगी, फिर डिवाइड करेंगी, फिर डिवाइड करेंगी, तो एक लंबी सी चैन बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, नीचे की ओर कितने बार, कितनी सेल की बना लेंगी, 6 to 10 सेल लॉन्ग फिलामेंट बना लेंगी, और इस लॉन्ग फिलामेंट को सस्पेंसर के नाम से जानेंगे। इस सेल से क्या बनेगा आगे जाकर, सस्पेंसर बन जाएगा। कितना लंबा बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, लो 8 बढ़ा देते हैं, 6 से 10 तक कुछ बना सकते थे। लंबा सा सस्पेंसर बना कि नहीं बना, कैसे बना, बार बार सेल डिवीजन से बना, बार बार सेल डिवाइड होती गई और इतना लंबा सा सस्पेंसर बना दिया। इस सस्पेंसर का काम क्या है, इस सस्पेंसर का एकमात्र काम है धक्का मारना। किसको धक्का मारना, उसके ऊपर जो है ये 2 सेल को, एम्ब्रियोनल सेल को धक्का मारना। किधर की ओर धक्का मारते रहना, खाना की ओर, फूड लेडर की ओर, खाना खाना नहीं, उसको खाता रहेगा खाना, तो खाना मिलता रहे इसलिए धक्का मारता रहेगा। ये कौन धक्का मारेगा, सस्पेंसर धक्का मारेगा। किसको धक्का मारेगा, एम्ब्रियोनल, ये सेल को, कौन सेल थी, एपिकल सेल को धक्का मारेगा ऊपर की ओर, एपिकल सेल को धक्का मारता रहेगा। किधर की ओर मारेगा, फूड लेडर की ओर, इधर फूड है, फूड लेडन की ओर, LADN, फूड लेडन, चलेगा, खाने की ओर धक्का मारता है, इसे न्यूट्रिशन मिलता रहे। सस्पेंसर का और कोई काम नहीं है, इसीलिए सस्पेंसर को हॉस्चूरियल सेल भी बोल सकते हो। सस्पेंसर बोलो इसको, या हॉस्चूरियल सेल के नाम जानते हैं, क्या है, सस्पेंसर है। सस्पेंसर का और कोई काम नहीं है, सिर्फ इसका काम है न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराना, न्यूट्रिशन के पास ले जाना। अब ऊपर में कौन सी थी, 2 सेल थी ना ऊपर में, ये कौन सी सेल थी, ये एपिकल सेल थी ना, ये दोनों होगा तो सुनना आगे। रुको थक गए।
सेल ऑफ सस्पेंसर लाइक, रुक जा बच्चा, कहाँ गड़बड़ा गया। चल अब ध्यान से समझना, सस्पेंसर सेल में बहुत सारी सेल है कि नहीं है। इसकी जो सेल सबसे करीब में होगी, किसके करीब में होगी, एपिकल सेल के सबसे करीब में होगी, उस सेल को क्या कहेंगे, ये वाली सेल को हम किस नाम से जानेंगे, तो इस सेल का नाम होगा, करीब में है सस्पेंसर का ही पार्ट, लेकिन किसके करीब में है, एपिकल सेल के करीब में है, इसलिए इसको हाइपोफाइसिस के नाम से जानेंगे। इस सेल का नाम बताइए क्या होगा, हाइपोफाइसिस के नाम से जानेंगे। हाइपोफाइसिस कौन सेल होती है, इट इज द पार्ट ऑफ सस्पेंसर सेल विच अकर नियर टू एपिकल सेल। एपिकल सेल के आसपास जो सस्पेंसर सेल होगी उसे हाइपोफाइसिस के नाम से जानेंगे। अब आगे जाकर क्या होगा, आप देख सकते थे कितनी सेल बन चुकी थी अभी तक सर 6 to 10. आगे सर देखना, वो एक चीज गलत, थोड़ा सा गलती हो गया बोलने में मुझसे। क्वाड्रेंट स्टेज जो आपको पढ़ाए थे ना, क्वाड्रेंट स्टेज थोड़ा गलत बोला गया था मुझसे। टी शेप तक तो ठीक था, क्वाड्रेंट सेल तब बोलेंगे उसे जब ये एम्ब्रियोनल सेल एक बार और डिवाइड कर जाएगी। टी शेप पहले बनेगा, पहले टी शेप बना था, सॉरी ये टी शेप बना था, और ये टी शेप के बाद फिर उसके बाद आपके एम्ब्रियोनल सेल एक बार और डिवाइड करेगा। 2 से कितनी बनेगी, 2 से एक बार और डिवाइड होगा तो 4 हो जाएगी, और ये 4 सेल जब रहेगी तब इसे हम क्वाड्रेंट स्टेज कहेंगे। ये रहा क्वाड्रेंट स्टेज, कोई दिक्कत, तो 4 पहले से है, कितनी है पहले से, 1 2 3 4, गलत बन गया क्या, इधर बराबर बनाते हैं, कोई दिक्कत, ये 4 सेल पहले से थी, क्वाड्रेंट स्टेज पहले से थी। ये कौन से कहलाएंगे, चारों सेल क्या कहलाएंगे, ऊपर की ओर है, इसलिए इनको एम्ब्रियोनल सेल भी बोलते हैं। कौन सी सेल है ये, कौन सी सेल कहलाएंगी, एम्ब्रियोनल सेल। अब यहां पर एम्ब्रियोनल सेल फिर से डिवाइड करेंगी, और कौन सा डिवीजन करेंगी, ट्रांसवर्स डिवीजन करेंगी या वर्टिकल डिवीजन करेंगी, वर्टिकल डिवीजन करेंगी। और ये देखो यहां पर इसके बगल में ऊपर में मतलब फिर 4 सेल बन जाएंगे। अब बताओ कितने सेल का एम्ब्रियोनल सेल है, 8 सेल का एम्ब्रियोनल सेल। सस्पेंसर को मत गिनना, सिर्फ एम्ब्रियो को सेल को गिनो, कितनी एम्ब्रियोनल सेल है, 8 सेल वाली एम्ब्रियोनल सेल बनी, 8 सेल वाली एम्ब्रियोनल सेल बनी। कौन सा इंड की ओर एम्ब्रियोनल सेल है, चलाजल इंड की ओर है या माइक्रोपाइल की तरफ बन रही है, एम्ब्रियो किधर होगा, बोलो जल्दी से, चलाजल एंड। अब यहाँ पर एम्ब्रियोनल सेल, हाँ एम्ब्रियोनल सेल में कितनी सेल है, यहाँ पर 4 सेल थी, एम्ब्रियोनल सेल थी ना, एम्ब्रियोनल सेल में 4 सेल थी, इसलिए इसको क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। यहाँ पर 8 सेल है एम्ब्रियोनल सेल में, इसलिए इसे कौन सी स्टेज कहेंगे, 8 सेल वाला है तो बोलो 8 सेल को क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट बोल सकते हैं क्या, ये कौन सी स्टेज का डायग्राम है, ऑक्टेंट स्टेज है। आपके नीट में क्वेश्चन कैसा आएगा, सही सीक्वेंस में अरेंज करने को क्वेश्चन आ सकता है। नीट में क्वेश्चन कैसा आता है, सुनना ध्यान से, अरेंज द राइट सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑप्शन आपको दे देगा, पहला सबसे पहला स्टेज कौन सा आएगा, जाइगोट, उसके बाद ऊस्पोर के बाद आपका ये वाला स्टेज आएगा, कौन सा, एपिकल और बेसल सेल जिसमें दिखाई देंगी। इसके बाद टी शेप स्टेज आएगा, टी स्टेज के बाद आएगा क्वाड्रेंट स्टेज आएगा, क्वाड्रेंट स्टेज के बाद आएगा ऑक्टेंट स्टेज आएगा, ऑक्टेंट स्टेज के बाद ये 8 सेल फिर डिवाइड करेंगे, कितनी सेल हो जाएंगी, 16 सेल हो जाएंगी। अब बना नहीं पाएंगे, इस 8 सेल से कितनी सेल बन जाएंगी आगे जाकर, 16 हो जाएंगी। और ये 16 सेल स्टेज जब हो जाएंगी, 8 सेल से 16 सेल हो जाएंगी, तो आपका एम्ब्रियो देखने में ग्लोमुलर शेप का दिखेगा, इसलिए इसको ग्लोमुलर एम्ब्रियो के नाम से जानेंगे। तो अगली स्टेज कौन सी आएगी, ऑक्टेंट स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आएगी, नेक्स्ट स्टेज का नाम ग्लोमुलर एम्ब्रियो। कौन सा एम्ब्रियो, बोलो बच्चा,
ग्लोबुलर, बुलर सॉरी, मुलर नहीं है, बुलर है, ग्लोबुलर, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो स्टेज आएगी। ग्लोबुलर एम्ब्रियो स्टेज में कितनी सेल होंगी, क्वेश्चन ये है, जल्दी से बताइए, ग्लोबुलर एम्ब्रियो स्टेज में कितनी सेल होंगी? 16 16। सस्पेंसर सेल को गिनते हैं या नहीं गिन रहे हैं? सस्पेंसर सेल को गिन के बता रहे हैं या एम्ब्रियोनल सेल को गिन के बता रहे हैं या दोनों मिला के बता रहे हैं? embryonal cell एम्ब्रियोनिक सेल को नहीं, ओनली एम्ब्रियोनल सेल को गिन रहे हैं, ओनली एम्ब्रियोनल सेल को गिना जाता है, सस्पेंसर का कोई काम नहीं है, इसे गिनते नहीं है। इसके बाद ये जल्दी जल्दी डिवाइड कर देंगे, जल्दी जल्दी फास्ट डिवाइड करेंगे एम्ब्रियोनल सेल, और फास्ट डिवाइड करेंगे, दोनों किनारे में जल्दी जल्दी बड़ी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी दोनों किनारे में, बीच में थोड़ा कम ग्रो करेंगी, इसलिए कौन सा शेप बन जाएगा बताइए? इधर की ओर जल्दी जल्दी डिवाइड कर रही है, बहुत जल्दी, इधर की ओर भी जल्दी डिवाइड कर रही हैं, और नीचे की ओर भी डिवाइड कर रही हैं, बीच में थोड़ी सी ग्रोथ कम हो गई, इसलिए कौन सा शेप बनेगा? समथिंग लाइक हार्ट शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एग्जैक्टली डायग्राम नहीं है, ये समझाने के लिए बनाया हमने, तो आगे जाकर कौन सा शेप बना लेंगी? हार्ट शेप बना लेंगी। कौन सा शेप का डायग्राम बनेगा? हार्ट शेप एम्ब्रियो। जिसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद कौन सा स्टेज आएगा? ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद वाले स्टेज का नाम बताइए? हार्ट शेप एम्ब्रियो। इनमें से बहुत सारा स्टेज आपका स्किप किया है एनसीईआरटी बुक ने, तो आप चाहो आप भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, समझते बस लो एक बार, अगली बार आपकी इच्छा। तो हार्ट शेप का एम्ब्रियो बन जाएगा। हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद अब कौन सा शेप बनेगा? तो हार्ट शेप बना था ना, देखो ये कौन शेप बना था आपका? ये कुछ ऐसा शेप का एम्ब्रियो बना था, देख पा रहे हो हार्ट शेप का। अब ये हार्ट शेप के एम्ब्रियो में से क्या होगा? ये एक कोटाइलोडॉन बना लेगा और ये दूसरा कोटाइलोडॉन बन जाएगा, और ये कितने कोटाइलोडॉन बन जाएंगे? डाइकॉट प्लांट है, इसलिए कितने कोटाइलोडॉन बनेंगे? 2 कोटाइलोडॉन बन जाएगा। कितने कोटाइलोडॉन बन जाएंगे? 2 कोटाइलोडॉन बन जाएंगे। इससे हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद में दोनों कोटाइलोडॉन अलग अलग हो जाएंगे, 2 कोटाइलोडॉन बन जाएंगे, 2 लोब में डिवाइड हो जाएगा ये हार्ट शेप एम्ब्रियो। कोई दिक्कत है क्या इसमें? जो ऊपर वाली सेल है, हाँ एक मिनट बच्चा, बस 1-2 मिनट और, उसके बाद आपको बोलने का पूरा परमिशन है। उसमें अगली बात है, हाइपोबेसल सेल जो थी, हाइपोबेसल सेल किसे कहेंगे? हाइपोबेसल सेल बेस वाला पार्ट में जो होगी, नीचे की ओर जो सेल होंगी, नियर टू हाइपोफाइसिस जो सेल होती हैं। हाइपोफाइसिस मतलब यहां कहीं पर जो सेल होंगी, इन सेल की बात कर रहे हैं, जो नियर टू हाइपोफाइसिस होंगी, मतलब नीचे की ओर जो सेल होंगी, उन्हें हाइपोबेसल कहेंगे, और जो ऊपर की ओर सेल होंगी उन्हें क्या कहेंगे? नीचे वाली की तो हाइपोबेसल कह रहे हैं, ऊपर वाली को इपीबेसल कहेंगे। रिपीट कर रहे हैं, एम्ब्रियो में ध्यान से समझना, एक बार और बता रहे हैं, ध्यान समझना, एम्ब्रियो में जो ऊपर की ओर सेल होंगी, यहां पर, इधर कहीं पर, इन्हें हम इपीबेसल कहेंगे, और जो यहां कहीं पर सेल होंगी उन्हें क्या कहेंगे? हाइपोबेसल के नाम से जानेंगे। नीचे की ओर जो होती है उन्हें हाइपोबेसल कहते हैं, ऊपर की ओर जो होती है एम्ब्रियो की सेल उन्हें इपीबेसल कहते हैं। नीचे वाली सेल को हाइपोबेसल, ऊपर वाली सेल को इपीबेसल। तो बताइए इनमें से प्लमुल किससे बनेगा और रेडिकल किससे बनेगा? आपका क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। रेडिकल का जन्म किससे होगा और प्लमुल का जन्म किससे होता है? रेडिकल कहां बनता है, नीचे की ओर या ऊपर की ओर? नीचे बनता है, रूट बनाएगा। तो हाइपोबेसल से आगे जाकर क्या बनेगा? रेडिकल बनेगा, और रेडिकल से क्या आगे जाकर क्या बनेगी? रूट बनेगी। और इपीबेसल से आगे जाकर क्या बनेगा? प्लमुल बनेगा, और प्लमुल से एक नया प्लांट बनेगा, सूट बनेगा, स्टेम बनेगा। इस तरह आप देख सकते हो, और ये दोनों किनारा क्या बन गया? कोटाइलोडॉन बन जाएगा। ये देख सकते हो पूरा एम्ब्रियो बना दिया मैंने डाइकॉट प्लांट का। बात को ज्यादा समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं, इतना समझ में जिनको ना आया हो वो 1 मिनट के लिए सुनेंगे बस मेरी बात, नहीं आया वो भी सुन ले। जाइगोट सबसे पहली स्टेज है। जाइगोट के बाद बनती है ऊ स्पोर स्टेज। ऊ स्पोर के बाद बनेगा आपका टी शेप स्टेज। टी शेप स्टेज के बाद बनता है क्वाड्रेंट स्टेज। क्वाड्रेंट स्टेज के बाद आपका बनता है ऑक्टेंट स्टेज। ऑक्टेंट स्टेज के बाद बनता है ग्लोमुलर स्टेज।
ग्लोबुलर स्टेज के बाद आता है हार्ट शेप स्टेज, और हार्ट शेप से बन जाता है एम्ब्रियो। इस तरह आपके डिफरेंट स्टेज हैं एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के। बस आपको यही 7-8 स्टेज के नाम याद रखने थे, वो भी 7-8 नहीं, आपकी एनसीईआरटी बुक में 4 या 5 स्टेज के नाम दिए हुए हैं कुल। तो 4 या 5 स्टेज के नाम दिए हुए हैं, वो स्टेज के नाम याद रखिएगा, बस इनफ है आपके लिए कि कौन सा पहले आएगा कौन सा स्टेज बाद में आएगा। सिर्फ नीट में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, राइट सीक्वेंस आता है कि राइट सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए इनको, एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस को राइट सीक्वेंस में अरेंज करिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो बस आप कर लोगे क्या अरेंजमेंट। आपको इतना डिटेल में कभी नहीं पूछेगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ। बहुत ज्यादा पूछ सकता है तो पूछ सकता है वो स्कोर में जो पहला सेल डिवीजन होगा वो ट्रांसवर्स होगा या वर्टिकल होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछना होगा तब पूछेगा। ग्लोमुलर एम्ब्रियो में कितनी सेल होती है? ग्लोमुलर एम्ब्रियो में 16 सेल होती है, इसे प्रो एम्ब्रियो भी बोलते हैं, ग्लोमुलर एम्ब्रियो को प्रो एम्ब्रियो भी बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अब पूछो आप लोग जिनको जो पूछना था, अब आपको पूछने का पूरा वक्त है। डाइकॉट प्लांट्स में डेवलपमेंट पढ़ डाला हमने। आप अगर डायग्राम देखना चाहते हो तो डायग्राम भी देख लो, मेरे पास एक डायग्राम है वो हम दिखा देते हैं। सबसे पहला स्टेज देख सकते हो, ये रहा एक से 2 सेल बनी, टर्मिनल सेल और वेसल सेल। फिर देख सकते हो इसमें हाइपोफाइसिस भी आ गया, ठीक है। नीचे की ओर बन गया सस्पेंसर सेल, ऊपर की ओर बन गई एम्ब्रियोनल सेल। एम्ब्रियोनल सेल में कितनी सेल है ऊपर की ओर एम्ब्रियो में, गिनकर बताओ, यहां कितनी सेल गिनने में आ रही है? कितनी है? उंगली जहां पर रखा होगा मैंने, 4 सेल है, इसलिए क्वाड्रेंट स्टेज। इसके बाद यहां पर देखो कितनी स्टेज है, कितनी सेल है? 8 सेल है, इसलिए इसको ऑक्टेंट स्टेज। ऑक्टेंट स्टेज के बाद देखो ये कौन सा स्टेज बन गया? ये आपका हार्ट शेप का स्टेज बन गया कि नहीं बन गया? ग्लोमुलर शेप या हार्ट शेप स्टेज। डाइट कुछ 1-2 स्किप भी कर देता है ना ये लोग। और ये देख सकते हो लास्ट में ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो बन गया, पूरा का पूरा कंप्लीट एम्ब्रियो बन गया। इसमें प्लमुल भी है, टेस्टा है, टेगमेन है, सब कुछ बना दिया इसने। इस तरह आपके डिफरेंट स्टेज डायग्राम से भी अगर आ गया डायग्राम आपको ऐसे अरेंज कर सकते हो राइट सीक्वेंस में 1 2 3। आपको लिख दिया कि 1 2 3 में अरेंज करिए, सही सीक्वेंस में कौन सा डायग्राम पहले बनेगा कौन सा बाद में बनेगा। ये देखो पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां सीक्वेंसिंग कर पाओगे क्या? सबसे लास्ट में कौन बनेगा, उसके बाद में पहले कौन बनेगा, देख पा रहे हो? पहले फिर 2 सेल, फिर 3 सेल, फिर ऐसे बढ़ता गया। क्वाड्रेंट स्टेज, ऑक्टेंट स्टेज, हार्ट शेप स्टेज और पूरा एम्ब्रियो बन गया डाइकॉट प्लांट का। किसी को दिक्कत है क्या? तो डाइकॉट प्लांट का हमने डेवलपमेंट पढ़ डाला। मोनोकॉट का भी ऐसा ही है, लेकिन हम आज अभी नहीं बता रहे हैं, अब हमको थकान हो रही है, अब हम यही खत्म कर रहे हैं क्लास को। 1-2 मिनट का बचा है। मोनोकॉट में कैसा होता है वो 1 या 2 मिनट में हम पढ़ा देंगे, लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो पढ़ा देंगे और चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा लगभग। मेरी तरफ से आपकी एनसीईआरटी बुक से जितना बचा हुआ है। क्या क्या पढ़ाएंगे कल की क्लास में? आउट ब्रीडिंग डिवाइस के बारे में बताएंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है अच्छे से। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताएंगे, सीड का स्ट्रक्चर बताएंगे अच्छे से, सीड की बाइबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी को कैसे ब्रेक करते हैं ये पढ़ेंगे। कल एनसीईआरटी बुक लेकर रखना अपने पास, रीडिंग करके रखना। और भी आपको कहीं डाउट होगा तो वो भी ढूंढ कर रखना। कल की क्लास में चैप्टर को फिनिश कर देंगे, पूरा समेट देंगे। थैंक यू, बाय बाय बच्चों। और तैयारी करते रहना, रिवीजन करते रहना, ठीक है ना? कल टेस्ट है, मतलब परसों टेस्ट है संडे को आपका, इसका फुल मार्क्स चाहिए हमको, आउट ऑफ मार्क्स सभी का।